हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एम। दोस्तों, यदि आप प्रवर्तन सिपाही यानी कि इन्फोर्समेंट कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश स्पेशल का ये सीरीज सेट होगी, आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगी। ये उत्तर प्रदेश स्पेशल का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट होंगे और आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि अगस्त 2023 में, यहाँ पर 2023 होगा, अगस्त 2023 में ई ऑफिस प्रणाली शुरू करने वाला प्रदेश का पहला जिला कौन सा है? तो दोस्तों, अगस्त 2023 में ई ऑफिस प्रणाली शुरू करने वाला प्रदेश का पहले जिले की अगर हम बात करें तो ये आपका कन्नौज जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा जिला है? कन्नौज जिला ई ऑफिस प्रणाली शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला है। क्लियर? अब दोस्तों, हम लोग कन्नौज के बारे में जानते हैं कि और क्या एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट बन सकते हैं। कन्नौज दोस्तों किस मंडल के अंतर्गत आता है, ये अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों कन्नौज जो है कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। और आप जानते हैं कि कानपुर मंडल में कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। इस बात को भी याद रखेंगे। वो 6 जिले कौन-कौन से आते हैं ये भी देख लेते हैं। दोस्तों, कानपुर नगर कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। कानपुर देहात इसके अंतर्गत आता है। फर्रुखाबाद कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। कन्नौज कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। इटावा इटावा कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। और आपका औरैया डिस्ट्रिक्ट कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। तो ये 6 जिले कानपुर मंडल के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों कन्नौज की अगर हम बात करें, कन्नौज में दोस्तों गंगा नदी पर कहाँ पर मिलती है? तो दोस्तों गंगा नदी और रामगंगा नदी का मिलन किस डिस्ट्रिक्ट पर होता है? तो आप कहेंगे कि रामगंगा नदी गंगा नदी पर कन्नौज पर जाकर मिलती है। दोस्तों, कन्नौज का अगर ओल्ड नाम की बात करें तो कन्नौज को कानकुब्ज कहा जाता था। कन्नौज का पुराना नाम कानकुब्ज। इसके अलावा दोस्तों इसको नगर महोदय श्री भी कहा जाता था। नगर महोदय श्री। क्लियर? ये भी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, याद रखेंगे। कन्नौज को और क्या कहा जाता है? कन्नौज को दोस्तों इत्र नगरी कहा जाता है। क्लियर? कन्नौज का अगर हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देखें तो दोस्तों यहाँ का इत्र वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अगर हम वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट की अगर हम बात करें तो कबड्डी कन्नौज का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट के अंतर्गत आता है। क्या? ये बात याद रखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक पक्षी विहार है जिसका नाम है लाख बहोसी पक्षी विहार। तो लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ पर है? लाख बहोसी पक्षी विहार इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो लाख बहोसी पक्षी विहार आपका कन्नौज में है, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों छेमकली देवी मंदिर कहाँ पर है? छेमकली देवी मंदिर दोस्तों कन्नौज में है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपका जयचंद का किला है। जयचंद का किला। क्लियर? तो जयचंद का किला कहाँ पर है? आपका कन्नौज में है। कन्नौज में एक परफ्यूम पार्क एंड म्यूजियम है। तो परफ्यूम पार्क एवं म्यूजियम कहाँ है? परफ्यूम पार्क एंड म्यूजियम ये आपका कहाँ पर है? ये आपका कन्नौज में है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों कन्नौज में आप जानते हैं कि बिलग्राम का युद्ध कहाँ पर हुआ था? बिलग्राम का युद्ध आपका कन्नौज में हुआ था। यानी कि ये बिलग्राम कहाँ पर है? कन्नौज में। कभी कभी इसे कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। और ये बिलग्राम का युद्ध हुआ कब था? अगर आपसे पूछा जाए बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, ये दोस्तों 17 मई 1540 को बिलग्राम का युद्ध हुआ था। और किन किन के बीच में हुआ था? ये हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। क्लियर? इसमें शेरशाह सूरी जो था वो जीत गया था। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों कन्नौज में राजकीय पुरातत्व संग्रहालय है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर है? ये आपका कन्नौज में है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? ये तो कुछ कन्नौज से रिलेटेड पॉइंट थे, याद रखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि सारनाथ स्थित है। ये जो है पूछा है कि सारनाथ कहाँ है। दोस्तों, अगर हम सारनाथ की अगर हम बात करें तो ये वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर है? सारनाथ आपका वाराणसी में है, इस बात को याद रखेंगे। सारनाथ में और क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों? गौतम बुद्ध जी ने यहाँ पर क्या किया था? सर्वप्रथम उपदेश कहाँ पर दिए थे? ये पूछा जाता है कई बार कि गौतम बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सर्वप्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिए थे। और ये कितने शिष्यों को दिया था? अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को इन्होंने दिया था। ब्राह्मण शिष्यों को उपदेश दिया था।
इस सर्वप्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, इस बात को भी याद रखेंगे। धर्म चक्र प्रवर्तन, क्लियर, क्या कहा जाता है इसको? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, क्लियर, ये भी हम लोग याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों सारनाथ में कुछ स्तूप हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम बात करें, आपसे पूछा जाएगा कि चौखंडी स्तूप कहाँ पर है, तो आप कहेंगे कि चौखंडी स्तूप सारनाथ में है। अगर सारनाथ ऑप्शन में नहीं है तो आप वाराणसी आंसर लगाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर धमेक स्तूप, क्लियर, चौखंडी और धमेक स्तूप कहाँ है? ये आपके सारनाथ में, इस बात को याद रखेंगे, क्लियर। इसके अलावा हम लोग अब तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में है सारनाथ। इसके अलावा दोस्तों हम वाराणसी के बारे में जानते हैं कि और क्या एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट बनते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे वाराणसी, क्लियर। दोस्तों वाराणसी की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि वाराणसी आपका क्या है? एक मंडल है, और वाराणसी मंडल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 4 जिले वाराणसी मंडल के अंतर्गत आते हैं, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों वो कौन-कौन से जिले आते हैं? स्वयं वाराणसी, वाराणसी मंडल के अंतर्गत आता है, ये बात याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों गाजीपुर, आपका जौनपुर और आपका चंदौली, क्लियर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर के वाराणसी मंडल के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा थोड़ा हम जान लेते हैं, गाजीपुर में 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। गाजीपुर में उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाए अफीम फैक्ट्री कहाँ पर है? अफीम फैक्ट्री, तो आप कहेंगे कि अफीम की फैक्ट्री गाजीपुर में है। गाजीपुर में दोस्तों वायसराय कानवालिस, कानवालिस की समाधि कहाँ पर है? गाजीपुर में। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। बाकी गाजीपुर जब प्रश्न आएगा तो उस हिसाब से करेंगे। जौनपुर की अगर हम बात करें तो जौनपुर में दोस्तों आपका अटाला मस्जिद है, अटाला मस्जिद। अटाला मस्जिद कहाँ है? आपका जौनपुर में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक और मस्जिद है, इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है झजरी मस्जिद, क्लियर। झजरी मस्जिद कहाँ है? आपका जौनपुर में। जौनपुर को दोस्तों सिराज ए हिंद भी कहा जाता है, क्लियर, सिराज ए हिंद, क्लियर, तो ये याद रखेंगे। मैं अगर हम चंदौली की अगर हम बात करें तो चंदौली में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? आपका चंदौली में, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये यूं कहें पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये तो थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। तो अब हम लोग जानते हैं कि वाराणसी के बारे में। वाराणसी में एक मंडल है जिसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं। इसके अलावा दोस्तों वाराणसी में आपका IIBR है, IIBR। IIBR का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर वेजिटेबल रिसर्च। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वाराणसी में, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर भारतीय हथकरघा, हथकरघा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? अनुसंधान संस्थान, तो ये आपका वाराणसी में इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, क्लियर, अंतर्राष्ट्रीय, ये भी पूछा जाता है, चावल अनुसंधान संस्थान की एक इकाई कहाँ पर है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में अगर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की इकाई के रूप में कहाँ पर स्थापित है? आपका वाराणसी में, इस बात को याद रखेंगे। वाराणसी में दोस्तों मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान है, क्लियर। तो मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान पूछा जाए तो आप कहेंगे MMM का मतलब है मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान कहाँ पर है? वाराणसी में है। दोस्तों वाराणसी में वैदिक विज्ञान केंद्र है। वैदिक विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित है? आपका वाराणसी में, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर भारत माता मंदिर है, भारत माता मंदिर, क्लियर। भारत माता मंदिर कहाँ है? आपका वाराणसी में। आपका भारत कला भवन कहाँ है? भारत कला भवन, क्लियर। पूछा जाए भारत कला भवन कहाँ है? आप कहेंगे भारत कला भवन वाराणसी में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर राज्य हिंदी संस्थान, आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि राज्य हिंदी संस्थान कहाँ पर है? राज्य हिंदी संस्थान आपका वाराणसी में, इस बात को याद रखेंगे। वाराणसी में दोस्तों लोक कला भवन भी है, लोक कला भवन, चलिए। तो आपसे पूछा जाए लोक कला भवन कहाँ है, तो आप कहेंगे कि लोक कला भवन जो है आपका वाराणसी में है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मंदिर देखें तो आपसे पूछा जाए विश्वनाथ मंदिर कहाँ है?
विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश में वाराणसी में है, इसलिए वाराणसी को विश्वनाथ नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों अन्नपूर्णा मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर कहाँ है? अन्नपूर्णा मंदिर वाराणसी में है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मार्कंडे मंदिर है, मार्कंडे मंदिर। क्लियर? तो मार्कंडे मंदिर कहाँ है? आपका वाराणसी में है। और क्या इंपॉर्टेंट, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट घाट की अगर हम बात करें तो दोस्तों अस्सी घाट, अस्सी घाट कहाँ है? वाराणसी में। इसके अलावा हरिश्चंद्र घाट, हरिश्चंद्र घाट ये कहाँ है? आपका वाराणसी में। एक और इम्पोर्टेंट घाट है जिसका नाम है मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट पूछा जाए तो आप कहेंगे वाराणसी में एक और घाट है जिसका नाम है राजघाट। क्लियर? ये कुछ इंपॉर्टेंट घाट हैं जो आपके वाराणसी में, इसको याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक ताल है जिसका नाम है औंधी ताल, इंपॉर्टेंट है। औंधी ताल कहाँ पर है? औंधी ताल आपका वाराणसी में है, इस बात को याद रखेंगे। वाराणसी में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है? तो वाराणसी में दोस्तों कछुआ, कछुआ वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर है? कछुआ वन्यजीव अभयारण्य वाराणसी में, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट पेज पर अगर हम देखें तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वाराणसी। क्लियर? वाराणसी में और क्या इंपॉर्टेंट है? दोस्तों यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, ये आप जानते हैं। क्लियर? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश में नया कहाँ पर बन रहा है? वाराणसी में। यहाँ पर दोस्तों मेला की अगर हम बात करें तो ध्रुपद मेला लगता है। और हमने कहा कि जब हम ध्रुपद मेला की बात करेंगे तो उसके साथ एक और मेला की बात करेंगे जिसका नाम है नक्कटैया मेला। क्लियर? नक्कटैया मेला। तो नक्कटैया मेला और ध्रुपद मेला कहाँ पर लगता है? आपका वाराणसी में लगता है। यहाँ पर दोस्तों रथ यात्रा निकाली जाती है। क्लियर? रथ यात्रा कहाँ पर लगती है, निकाली जाती है? रथ यात्रा मेला आपका वाराणसी में। दोस्तों अभी अभी हाल ही में वाराणसी में काशी तमिल संगम, काशी तमिल संगम, संगमम का तीसरा वर्जन यहाँ पर हुआ है। और ये कितने दिन का होता है? ये 10 दिन लगा हुआ था, ये 10 दिवस का संगमम था। क्लियर? और वाराणसी किस उद्योग के लिए फेमस है? दोस्तों रेशमी कपड़ा उद्योग, रेशमी कपड़ा उद्योग के लिए वाराणसी फेमस है। वाराणसी में रेल इंजन कारखाना है, इस बात को भी याद रखेंगे। रेल इंजन कारखाना, रेल इंजन कारखाना कहाँ है? वाराणसी में, इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? दोस्तों इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाराणसी से एक अखबार प्रकाशित हुआ था जिसका नाम है अखबार। क्लियर? अगर हम दोस्तों बनारस अखबार के अगर बारे में हम लोग बात करें तो दोस्तों ये बनारस अखबार जो है उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी दैनिक पत्र। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है, उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला, प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी पत्र, पहला हिंदी दैनिक पत्र कौन सा है? बनारस है। और ये कब और किसने किया? ये दोस्तों इसको गोविंद रघुनाथ दत्ते द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? गोविंद रघुनाथ दत्ते, इंपॉर्टेंट है। तो बनारस अखबार को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? बाई गोविंद रघुनाथ दत्ते, ये याद रखेंगे। अगर दोस्तों बनारस का वन डिस्ट्रिक्ट वन इस प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो रेशम उत्पाद यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट है, इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है। कौन सा है? राष्ट्रीय अनुसंधान, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? ये आपका वाराणसी में, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों वाराणसी में और क्या इंपॉर्टेंट है? वाराणसी में आपका भोजपुरी भवन है। क्लियर? पूछा जाएगा कि भोजपुरी भवन कहाँ पर है? भोजपुरी भवन आप बताएंगे वाराणसी में आपका भोजपुरी भवन है। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसके अलावा और अगर हम लोग डिस्कस करें, थोड़ा जगह नहीं है, इसको हम लोग करते हैं मिनिमाइज। क्लियर? और एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट क्या बन सकते हैं? तो हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों वाराणसी की, तो यहाँ पर और एग्जाम ओरिएंटेड की बात करें, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वाराणसी। ठीक? तो दोस्तों वाराणसी में पंडित रविशंकर, क्लियर,
पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? वाराणसी से। और ये है कौन थे? ये आपके सितार वादक हैं। ठीक, सितार वादक। इसके अलावा दोस्तों समता प्रसाद मिश्र, समता प्रसाद मिश्र, इनका भी संबंध बनारस घराना से है और ये तबला वादक थे। ये कौन थे? तबला वादक। ये भी याद रखेंगे, पूछा जाता है। समता प्रसाद मिश्र किस चीज से संबंधित है? तबला वादक थे। और ये किस घराने से संबंधित थे? ये वाराणसी घराना से संबंधित थे। इसके अलावा याद रखेंगे शंभू महाराज। शंभू महाराज का संबंध भी दोस्तों बनारस घराना से था। और ये कौन थे? ये क्या बजाते थे? ये पखावाज थे। क्लियर, ये पखावाज थे। इसके अलावा याद रखेंगे बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां, आप जानते हैं कि बिस्मिल्लाह खां जो थे वो शहनाई वादक थे। क्लियर, ये सभी जो थे दोस्तों, इन सभी का संबंध वाराणसी घराना से था। इस बात को याद रखेंगे, वाराणसी घराना। क्लियर, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये इतने पॉइंट थे रिलेटेड। तो आपका सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की अगर सीमा की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। एक केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर, केंद्र शासित प्रदेश में अगर हम बात करें तो दिल्ली से सीमा लगती है। क्लियर, और ये जो 8 राज्य हैं, अगर इन 8 राज्यों की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपका हिमाचल प्रदेश, क्लियर, उत्तराखंड, याद रखेंगे, राजस्थान, हरियाणा, ठीक है, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और आपका बिहार। क्लियर, इन 8 राज्यों से सीमा साझा करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश सबसे अधिक सीमा किससे करता है या सबसे अधिक जिले उत्तर प्रदेश के किस राज्य से सीमा साझा करते हैं, तो आप कहेंगे कि मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के 11 जिले सीमा साझा करते हैं। इस बात को याद रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है। क्लियर, तो उत्तर प्रदेश की सीमा देखते हैं। अब ऑप्शन में देखते हैं, राजस्थान से लगती है, लगती है, पंजाब से नहीं लगती है और हरियाणा से भी लगती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब इज अ राइट आंसर, क्योंकि उत्तर प्रदेश पंजाब के साथ सीमा साझा नहीं करता। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखें तो उत्तर प्रदेश सिर्फ और सिर्फ एक देश के साथ सीमा साझा करता है। इस बात को भी याद रखेंगे। वो देश कौन सा है? नेपाल। उत्तर प्रदेश सिर्फ एक देश के साथ सीमा साझा करता है और वो देश है आपका नेपाल। तो पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के आफ्टर ऑल कितने जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो उत्तर प्रदेश के दोस्तों 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, जिनका क्रम अगर हम देखें पश्चिम से पूर्व की तरफ तो आप याद कर लेंगे पीलीभीत, पीलीभीत के बाद दोस्तों आपका लखीमपुर खीरी। क्लियर, लखीमपुर खीरी के बाद आ जाता है आपका बहराइच, बहराइच के बाद आपका आ जाता है श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद आ जाता है आपका बलरामपुर, बलरामपुर वहीं जहाँ पर देवी पाटन का मेला लगता है। बलरामपुर के बाद आ जाता है आपका सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर, और सिद्धार्थनगर के बाद आ जाता है आपका महाराजगंज। क्लियर, महाराजगंज की सीमा बिहार से भी लगती है। तो ये आपके 7 जिले मध्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि कुल लंबाई की अगर बात करें उत्तर प्रदेश और नेपाल कितनी लंबाई की सीमा साझा करते हैं, तो दोस्तों 579 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है। तो ये जो अर्जुन बांध नहर है, इससे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लाभान्वित होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आफ्टर ऑल ये अर्जुन बांध किस नदी पर है और ये कहाँ पर है। दोस्तों अगर हम अर्जुन बांध की बात करें तो ये है तो आपका महोबा जिला में। इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है? ये आपका महोबा जिला में है। क्लियर, कहाँ पर है? महोबा जिला में है। इस बात को याद रखेंगे। नदी की बात अगर बात करें तो ये अर्जुन नदी पर ही बना हुआ है। क्लियर, और इस जिले से देखो किसी बांध का होना किसी अलग एक जिले में हो सकता है, बट लाभान्वित जिले का मतलब है
वो कौन-कौन जिले उस पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? तो लाभान्वित जिले की अगर हम बात करें, लाभान्वित जिला, तो इससे 2 जिले लाभान्वित होते हैं, क्लियर? एक तो जहाँ बना है वो जिला होगा, एक आपका महोबा जिला लाभान्वित होता है, दूसरा इसके पड़ोसी जिले होंगे, तो दूसरा इसका जो जिला है, वो है आपका हमीरपुर जिला, क्लियर? तो अर्जुन बांध से महोबा और हमीरपुर जिले लाभान्वित होते हैं, ये इसका बांध का पानी का इस्तेमाल करते हैं, क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमीरपुर इज अ राइट आंसर, क्लियर? और ये बना कब था? अगर हम इसकी बात करें, ये बांध आपका 1957 में इसको बनाया गया था, इस बात को भी याद रखेंगे, ठीक है? अगर दोस्तों अगर हम महोबा की अगर हम बात करें, तो महोबा में एक सागर है जो इम्पोर्टेंट है, याद कर लेंगे। आपका मदन सागर कहाँ पर है? मदन सागर, कि अगर आपसे पूछा जाए मदन सागर कहाँ है, तो आप कहेंगे महोबा में। महोबा दोस्तों पान के लिए फेमस है, यहाँ पर पान का अनुसंधान संस्थान भी है, ठीक? पान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वो संस्थान आप बताएंगे, पान का अनुसंधान संस्थान महोबा में, इस बात को याद रखेंगे, क्लियर? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमीरपुर इज अ राइट आंसर। अब दोस्तों हम हमीरपुर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है, जो जिला आ रहा है उस जिले के बारे में कितने और एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट बन सकते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग करेंगे डिस्कस हमीरपुर। सबसे पहले हम लोग हमीरपुर को देखेंगे, तो हमीरपुर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देखें, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जूता यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है हमीरपुर का। अगर हम दोस्तों यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट की अगर हम बात करें, तो एथलेटिक्स, एथलेटिक्स यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। उत्तर प्रदेश के मोस्टली जिलों का, जो सबसे ज़्यादा जिलों का कोई स्पोर्ट है, वो आपका एथलेटिक्स ही है, क्लियर? इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें हमीरपुर में, तो हमीरपुर में एक राज्य में क्या-क्या, उत्तर प्रदेश राज्य में क्या है यहाँ पर, एक जैविक खेती हेतु मॉडल के रूप में तैयार किया जा रहा है, ठीक? ये एक चयनित जिला है। तो उत्तर प्रदेश में कौन से जिले को जैविक खेती के लिए चयनित किया गया है? तो आप कहेंगे हमीरपुर। दोस्तों हमीरपुर में यमुना नदी से बेतवा नदी मिलती है। तो बेतवा नदी और यमुना नदी एक दूसरे को किस डिस्ट्रिक्ट पर मिलते हैं, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका हमीरपुर में मिलता है। एक बार फिर हम बता रहे हैं, यमुना नदी और बेतवा नदी किस जिले पर मिलती है? ये आपका हमीरपुर में मिलती है, इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों हमीरपुर में एक मेला लगता है, कंस वध मेला। तो कंस वध मेला कहाँ लगता है? कंस वध मेला आपका हमीरपुर में लगता है, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बांध है जो कि इंपॉर्टेंट है। एक आपका मौदहा बांध, मौदहा बांध, ठीक? मौदहा बांध कहाँ पर? हमीरपुर में। और ये किस नदी पर है? तो ये दोस्तों आपका बिरमा नदी पर है, क्लियर? मौदहा बांध कहाँ है? हमीरपुर। और नदी पूछे जाए तो आप कहेंगे ये आपका बिरमा नदी पर है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट आ सकता है, विश्व का प्रथम, यहाँ पर विश्व का प्रथम क्या बनाया जा रहा है बताओ? जल विश्वविद्यालय बनेगा, इंपॉर्टेंट है। विश्व का प्रथम वाटर यूनिवर्सिटी, जल की विश्वविद्यालय कहाँ पर बनेगा? हमीरपुर में बनेगा, इस बात को याद रखेंगे, क्लियर? तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि नवंबर 2024 में 23वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? तो नवंबर 2024 में 13वीं, सॉरी 23वीं नहीं, 13वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो ये आपका कहाँ पर हुआ था? ये आपका वाराणसी में हुआ था, याद रखेंगे, क्लियर? बाकी वाराणसी के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपण में कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो इस फिर से कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा डांस क्लासिकल डांस है? तो आप जानते हैं कि कथक उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है, क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करें, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है, ओडिसी आपका उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी
कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा पूछा जाता है मोहिनीअट्टम। क्लियर? मोहिनीअट्टम कहाँ का है? और आपका कथकली। क्लियर? मोहिनीअट्टम और कथकली आपका, ये आपका केरल का क्लासिकल डांस है, केरल के क्लासिकल डांस है, याद रखेंगे। इसके अलावा पूछा जाता है सत्रिया। सत्रिया भी दोस्तों आपका क्लासिकल डांस है, और ये आपका कहाँ का है? असम का है। बाकी मणिपुरी मणिपुर का नाम से है, ये याद रखेंगे। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जापानी इंसेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाने वाला है? तो ये इंपॉर्टेंट है। जापानी इंसेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र आपका उत्तर प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में किस जिले में बनाया जा रहा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश में ये दोस्तों गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। कहाँ पर बनाया जा रहा है? गोरखपुर जिले में इसको बनाया जा रहा है। क्लियर? तो अब हम लोग थोड़ा जान लेते हैं गोरखपुर के बारे में। अगर दोस्तों हम गोरखपुर पर डिस्कस करें, तो आप जानते हैं कि गोरखपुर एक मंडल है, और गोरखपुर मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 4 जिले गोरखपुर मंडल के अंतर्गत आते हैं। वो कौन कौन सा आते हैं? एक आपका गोरखपुर आता है, एक आपका महाराजगंज आता है, ठीक है, देवरिया आता है, शॉर्ट में लेते हैं, आप याद कर लेंगे, और आपका कुशीनगर आता है। क्लियर? तो ये तो आपके गोरखपुर मंडल के अंतर्गत आते हैं। गोरखपुर एक मंडल है। गोरखपुर किस नदी के किनारे है? ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? गोरखपुर में कुछ मेला मनाए जाते हैं, जैसे कि हम बात करें खिचड़ी मेला। खिचड़ी मेला कहाँ पर मनाया जाता है? गोरखपुर में मनाया जाता है। सरयू महोत्सव। सरयू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सरयू महोत्सव आपका गोरखपुर में मनाया जाता है। गोरखपुर में आप जानते हैं कि गीता प्रेस कहाँ पर है? गीता प्रेस आपका गोरखपुर में, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों एक संस्थान है जिसका नाम है राहुल सांकृत्यायन संस्थान। राहुल सांकृत्यायन संस्थान कहाँ पर है? तो आप कहेंगे कि ये आपका गोरखपुर में है। गोरखपुर में आप जानते हैं चौरी चौरा है। चौरी चौरा कहाँ पर है? चौरी चौरा आपका गोरखपुर में है, जहाँ पर ये कांड भी हुआ था 1922 में। यहाँ पर दोस्तों टेरिकोटा है, टेराकोटा के लिए फेमस है, और इसको जीआई टैग भी मिला है, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों एक नक्षत्रशाला है जो इंपॉर्टेंट है, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला। तो वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ पर है? वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला की अगर हम बात करें, तो आप बताएंगे कि वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला जो है आपका गोरखपुर में है। दोस्तों यहाँ पर मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। क्लियर? तो इसको शॉर्ट में ही लिख देते हैं। तो आपका यहाँ पर मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। क्लियर? याद रखना, मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान पूछा जाए तो वाराणसी में, जबकि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पूछा जाए तो आप कहेंगे कि ये गोरखपुर में है। गोरखपुर में दोस्तों रामगढ़ ताल है। क्लियर? तो रामगढ़ ताल कहाँ पर है? आपका गोरखपुर में। गोरखपुर में दोस्तों रेल म्यूजियम है। क्लियर? तो रेल म्यूजियम कहाँ है? आपका गोरखपुर में है। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों इसको मिनिमाइज कर देते हैं, इतना पार्ट को। और क्या पॉइंट बन सकते हैं? क्लियर? इसके अलावा अगर हम लोग बात करें गोरखपुर में, तो गोरखपुर में दोस्तों एक प्राणी उद्यान है जिसका नाम है अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान कहाँ पर है? आपका गोरखपुर में। दोस्तों उत्तर प्रदेश में जब आपका 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र हुआ था, उस काकोरी षड्यंत्र के अंतर्गत कुछ क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिनमें से गोरखपुर में फांसी दी गई थी। तो हम जानना चाहते हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि गोरखपुर में किन को फांसी हुई थी? क्लियर? तो ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो गोरखपुर में अगर दोस्तों फांसी की अगर हम बात करें, तो राम प्रसाद बिस्मिल को यहाँ पर फांसी दी गई थी। क्लियर? किनको फांसी दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी जो है वो आपको गोरखपुर में दी गई थी। क्लियर? बाकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक पत्रिका है जिसका नाम है कल्याण पत्रिका। तो कल्याण पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? ये आप बताएंगे, गोरखपुर से होता है, इस बात को
याद रखेंगे। बाकी यहाँ का टेराकोटा यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत आता है। क्लियर? ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे गोरखपुर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि फर्रुखाबाद जाना जाता है। फर्रुखाबाद किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों फर्रुखाबाद जो है वो हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है फर्रुखाबाद? हाथ की छपाई के लिए फर्रुखाबाद जाना जाता है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? तो अगर हम फर्रुखाबाद की अगर हम बात करें, तो दोस्तों अगर हम लोग डिस्कस करेंगे फर्रुखाबाद के बारे में। क्लियर? तो क्या आप बता सकते हैं कि फर्रुखाबाद किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों फर्रुखाबाद जो है वो कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? फर्रुखाबाद किस मंडल के अंतर्गत आता है? फर्रुखाबाद कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है, ये याद रखेंगे। फर्रुखाबाद किस नदी के किनारे अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों फर्रुखाबाद गंगा नदी के किनारे है। गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर रामनगरिया का मेला लगता है। रामनगरिया इम्पोर्टेंट है। तो रामनगरिया का मेला कहाँ पर लगता है? ये रामनगरिया का मेला आपका गंगा नदी के किनारे लगता है, या यूँ कहें गंगा नदी पर ही लगता है, जो आपका फर्रुखाबाद में लगता है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों फर्रुखाबाद में श्रृंगी रामपुर का मेला, क्लियर? श्रृंगी रामपुर का मेला, श्रृंगी रामपुर का मेला कहाँ पर लगता है? ये आपका फर्रुखाबाद में लगता है। फर्रुखाबाद में एक कस्बा है जिसका नाम है कमालगंज, ये उसके अंतर्गत लगता है। और कमालगंज में एक जगह है जिसका नाम है रजीपुर, वहाँ पर ये मेला लगता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर शेखपुर का भी मेला लगता है। शेखपुर का मेला, क्लियर? ये शेखपुर का मेला भी कमालगंज कस्बे के अंतर्गत आता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर श्रावणी मेला लगता है। श्रावणी मेला, क्लियर? श्रावणी मेला कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद में लगता है। और श्रावणी मेला में जो है आपका संकिसा में लगता है। क्लियर? संकिसा में लगता है आपका श्रावणी मेला। दोस्तों बाकी यहाँ पर द्रौपदी एंड द्रोणाचार्य का जन्म स्थली है। क्लियर? द्रौपदी और द्रोणाचार्य का जन्म कहाँ पर हुआ था? वो आपका द्रोणाचार्य, इनका जन्म जो है दोस्तों फर्रुखाबाद में ही हुआ था, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पर क्या हुआ था? जन्म, या यूं कहें फर्रुखाबाद इनकी जन्म स्थली है। क्लियर? दोस्तों बाकी फर्रुखाबाद में मुगल घाट है। ठीक, मुगल घाट कहाँ पर है? मुगल घाट आपका फर्रुखाबाद में, इस बात को याद रखेंगे। बाकी यहाँ पर दोस्तों कपिल मुनि आश्रम है। कपिल मुनि आश्रम, तो कपिल मुनि आश्रम पूछा जाए तो आप कहेंगे कि कपिल मुनि आश्रम दोस्तों फर्रुखाबाद में है। ठीक है? बाकी यहाँ पर कंपिल उत्सव मनाया जाता है। कंपिल, और कंपिल है कहाँ पर? फर्रुखाबाद में, तो इसलिए यहाँ पर कंपिल उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों फर्रुखाबाद में ही एक जगह का नाम है संकिसा। ठीक, संकिसा कहाँ पर है? फर्रुखाबाद में। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हुआ था, तो आप लिख लेंगे कि बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रथम प्रवेश कहाँ से हुआ था? तो संकिसा में ही पहली बार बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रथम उपदेश प्रवेश किया गया था, याद रखेंगे। फर्रुखाबाद का अगर हम दोस्तों वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, हम लोग बात करेंगे फर्रुखाबाद की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की। क्लियर? अगर दोस्तों यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देखें, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो ब्लॉक प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग यहाँ का, ब्लॉक प्रिंटिंग यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत आता है। अगर हम वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट की अगर हम बात करें, तो फर्रुखाबाद में हॉकी यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट के अंतर्गत आता है। क्लियर? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है, ये कहाँ पर है? तो ये दोस्तों आपको लखनऊ में अवस्थित है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ इज अ राइट आंसर। बाकी लखनऊ अपने आप में बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकेडमी की स्थापना हुई? ये पूछा जा रहा है कि भारतेंदु नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसकी अगर स्थापना की अगर हम बात करें, तो इसकी स्थापना दोस्तों 1975 में हुई थी। कब हुई थी? अगस्त 1975 में भारतेंदु नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम दोस्तों भारतेंदु नाटक केंद्र था। क्लियर? इस बात को याद रखेंगे, भारतेंदु नाटक केंद्र के नाम से हुई थी जब 1975 में।
बट इसका नाम जो हुआ है 1981 में इसका नाम चेंज कर दिया गया है, ठीक? तो 1981 में ये आपका इसका नाम चेंज हुआ है, लिख सकते हैं नेम चेंज हुआ है। लेकिन बना तो 1975 ही में है, तो ये इस बात को याद रखेंगे। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये दोस्तों संस्कृति विभाग द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया? संस्कृति विभाग द्वारा भारतीय नाटक अकेडमी बनाई गई। और ये है कहाँ पर? ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अवस्थित है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975 इज अ राइट आंसर, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अगस्त 2024 में रोड टू स्कूल कार्यक्रम का प्रथम चरण कहाँ से शुरू किया गया है? तो दोस्तों रोड टू स्कूल कार्यक्रम का प्रथम चरण जो है वो गोरखपुर से स्टार्ट किया गया है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये किस योजना के तहत किया गया है? ये दोस्तों निपुण भारत मिशन। क्लियर? निपुण भारत मिशन के तहत चालू किया गया है, इस बात को भी याद रखेंगे। पूछा जा सकता है रोड टू स्कूल प्रोग्राम किस मिशन के तहत लागू किया गया है या शुरू किया गया है? तो ये निपुण भारत मिशन के तहत लागू किया गया है, और ये कहाँ पर किया गया है? इसका प्रथम चरण गोरखपुर में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बाकी गोरखपुर के बारे में अभी डिस्कस किया है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? तो ये जो ऊर्जा संयंत्र है फ्रांस के सहयोग से किया गया है। ये पूछा जा रहा है कि कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मिर्जापुर इज राइट आंसर। इसको जो है मिर्जापुर में किया गया है। अगर दोस्तों मिर्जापुर की अगर हम बात करें तो मिर्जापुर एक मंडल है, और मिर्जापुर मंडल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 3 जिले आते हैं, इस बात को याद रखेंगे। वो कौन-कौन से जिले आते हैं? एक तो आपका मिर्जापुर इसके अंतर्गत आता है, सोनभद्र मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, सॉरी मंडल के अंतर्गत आता है, और आपका भदोई, भदोई जिसका पुराना नाम संत रविदास नगर था। क्लियर? संत रविदास नगर, संत रविदास नगर का वर्तमान नाम भदोई है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? और सोनभद्र की अगर हम बात करें तो सोनभद्र मध्य प्रदेश से नहीं, सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, जिसमें एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार, ये याद रखेंगे। बाकी दोस्तों अगर हम मिर्ज़ापुर की अगर हम बात करें तो मिर्ज़ापुर से रिलेटेड और क्या एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट बन सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है, मेला लगता है, आप जोड़ डालें कौन-सा मेला यहाँ पर लगता होगा। तो दोस्तों यहाँ पर विंध्याचल देवी मंदिर या देवी मेला लगता है, ठीक है? विंध्याचल देवी मंदिर कहाँ पर? मंदिर भी बोल दें और इसको मेला भी यहाँ पर लगता है। क्लियर? तो ये कहाँ पर लगता है? मिर्ज़ापुर में। दोस्तों यहाँ पर कजरी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? कजरी महोत्सव दोस्तों मिर्ज़ापुर में मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है। मिर्ज़ापुर में कुछ जलप्रपात हैं, याद रखेंगे, वाटरफॉल हैं, इनका नाम है आपका सिरसी जलाशय, ठीक, वो तो जलाशय अलग है, सॉरी, हम जलप्रपात की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर बिंडम जलप्रपात कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर में, इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। टांडा जलप्रपात कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर में है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर टांडा कुसेहरा जलप्रपात है, और आपका खड़ंजा, ठीक, खड़ंजा जलप्रपात कहाँ पर है? ये आपका मिर्ज़ापुर में। इसके बाद याद रखेंगे यहाँ पर कुछ वाटर बॉडी हैं जिसे हम कहें जलाशय हैं। जलाशयों में यहाँ का इम्पोर्टेंट है आपका सिरसी जलाशय, क्लियर? और आपका सिरसी और जिरगू जलाशय कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर में, इस बात को याद रखेंगे। बाकी यहाँ पर दोस्तों एक चुनार का किला है, क्लियर? तो चुनार किला कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर में है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों भृतहरि मंदिर कहाँ पर है? ये आपका मिर्ज़ापुर में, इस बात को याद रखेंगे। अगर दोस्तों मिर्ज़ापुर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देखें तो कालीन, भैया यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। कालीन कहाँ का है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मिर्ज़ापुर का है। और यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो वेट लिफ्टिंग मिर्ज़ापुर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्पोर्ट है, याद रखेंगे। क्लियर? बाकी यहाँ पर खनिजों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों चूना पत्थर मिलता है, ठीक, चूना पत्थर कहाँ पर पाया जाता है? मिर्ज़ापुर में पाया जाता है,
ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक बांध है जिसका नाम है मेजा जलाशय बांध। ठीक, तो जगह है नहीं, इसको थोड़ा मिनिमाइज करते हैं, इतना मिनिमाइज कर लेते हैं और हम लोग थोड़ा और जान लेते हैं। तो ये तो रहा, आप जान चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों हम जलाशय की बात करें तो यहाँ पर एक आपका वो क्या था, बांध की हम लोग बात कर रहे थे। तो ये इम्पोर्टेंट है, मेजा जलाशय बांध। मेजा जलाशय बांध कहाँ पर है? मेजा जलाशय बांध दोस्तों आपका मिर्जापुर में, और ये किस नदी पर है? मेजा, ये आपका वेलन नदी पर है, ये इम्पोर्टेंट है। वेलन नदी पर आपका मेजा जलाशय बांध है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, याद रखेंगे। एक से दो बार नोट्स बना ले, चाहे रिवीजन कर ले, कुछ भी करें, आपको ये याद होने चाहिए। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है कि हिंदुस्तानी अकेडमी, या यूं कहें हिंदुस्तानी अकादमी, जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था, स्थित है। तो हिंदुस्तानी अकेडमी को किस लिए विकसित किया गया था? ये भारतीय भाषाओं की रक्षा कर सके और उसका विकास करे, इसलिए हिंदुस्तानी अकेडमी को भी स्थापित किया गया था। और ये है कहाँ पर? ये दोस्तों आपका प्रयागराज में है। क्लियर? कहाँ पर है? ये आपका प्रयागराज में है। और अगर हम इसकी स्थापना की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना कब हुई? तो स्थापना दोस्तों इसकी 22 जनवरी 1927 को हिंदुस्तानी अकेडमी की स्थापना हुई। तो ये है कहाँ पर आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज इज अ राइट आंसर। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे प्रयागराज के बारे में, क्योंकि प्रयागराज इससे पहले हम लोगों ने अभी डिस्कस नहीं किया है इस क्लास में। तो हम लोग डिस्कस करेंगे प्रयागराज के बारे में। दोस्तों प्रयागराज एक मंडल है। प्रयागराज क्या है? आपका एक मंडल है। और प्रयागराज के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 4 जिले प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आते हैं, इस बात को याद रखेंगे। वो 4 जिले कौन कौन से हैं? एक स्वयं प्रयागराज इस मंडल के अंतर्गत आता है, प्रतापगढ़। क्लियर? प्रतापगढ़ किस मंडल के अंतर्गत आता है? प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर फतेहपुर, फतेहपुर प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आता है। और आपका कौशाम्बी, कौशाम्बी, ये 4 जिले प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आते हैं, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों प्रयागराज में और क्या इंपॉर्टेंट है? यहाँ पर दोस्तों एक निराला आर्ट गैलरी। तो निराला आर्ट गैलरी कहाँ पर है? ये आपका प्रयागराज में, याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर राज्य पांडुलिपि संग्रहालय। तो उत्तर प्रदेश में पूछा जाएगा कि राज्य पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पर है? पांडुलिपि संग्रहालय। तो आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में राज्य पांडुलिपि संग्रहालय की अगर हम बात करें तो ये प्रयागराज में, इस बात को माइंड में रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हिंदी साहित्य सम्मेलन होता है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ होता है? ये आपका प्रयागराज में होता है, इस बात को याद रखेंगे, हिंदी साहित्य सम्मेलन। ठीक, ये कहाँ पर होता है? ये मोस्टली जो है प्रयागराज में होता है। यहाँ पर दोस्तों भारत भारती भवन है, भारत भारती भवन। क्लियर? इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर भारत भारती भवन यहाँ पर ये है, बट इसको भारत कला भवन से कंफ्यूज ना करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत कला भवन कहाँ है, तो ये तो आपका वाराणसी में है। क्लियर? जबकि भारत भारती भवन जो है वो आपका प्रयागराज में, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? यहाँ पर दोस्तों आश्रम है जिसका नाम है भारद्वाज आश्रम। तो भारद्वाज आश्रम कहाँ है? तो आप कहेंगे कि भारद्वाज आश्रम आपका प्रयागराज में, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अक्षय वट है। क्लियर? अक्षय वट कहाँ पर है? ये आपका प्रयागराज में है। और यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। क्लियर? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जनसंख्या वाला जिला, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपका प्रयागराज है, ये बात को याद रखेंगे। इसके अलावा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या भी पूछी जाए, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला, तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या भी कहाँ पर है? प्रयागराज में, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला, सर्वाधिक यहाँ पर लिख लेंगे सर्वाधिक। क्लियर? सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला कौन सा है?
वो आपका प्रयागराज है और यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 12 है। दोस्तों कुछ बात हम लिख नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आप सुनें और लिख लें। हो सके लिखें तो मज़ा आ जाएगा। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ हम स इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें, कुछ संस्थान की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर दोस्तों भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ये इम्पोर्टेंट है। पूछा जा तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान आपका कहाँ पर है? ये आपका प्रयागराज में, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान है। क्लियर? हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान। क्लियर? तो आप कहेंगे कि हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में है, इस बात को याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट है, एक यहाँ पर नक्षत्रशाला है जिसका नाम है जवाहर नक्षत्रशाला। जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ पर है? ये आपका आनंद भवन में है, आनंद भवन। ये भी याद रखेंगे, आनंद भवन कहाँ है? आपका प्रयागराज में। और यहाँ पर जवाहर नक्षत्रशाला जो है यहाँ पर प्रयागराज में है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए वीर बहादुर नक्षत्रशाला, तो ये आपका वीर बहादुर नक्षत्रशाला पूछी जाए तो आप कहेंगे कि वो आपका गोरखपुर में है। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जीबी पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान इंपॉर्टेंट है। जीबी पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान पूछा जाए तो आप कहेंगे कि जीबी पंत का मतलब है गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये आपका प्रयागराज में। ये माइंड को गांठ बांध के रख लेना। यहाँ पर दोस्तों 12 क्लियर 12 ताप विद्युत परियोजना, 12 ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है? ये भी प्रयागराज में, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट पेज जोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रयागराज, ठीक है। प्रयागराज हम लोग जान रहे हैं, तो प्रयागराज से रिलेटेड और क्या एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट बनेंगे वो हम लोग देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर आनंद भवन है, ये अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। आनंद भवन कहाँ है? आपका प्रयागराज में। इसके अलावा आपका स्वराज भवन, स्वराज भवन पूछा जाता है तो ये आप कहाँ बताएंगे? स्वराज भवन को आप बताएंगे प्रयागराज में है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों चंद्रशेखर आजाद पार्क भी है, तो चंद्रशेखर आजाद पार्क, चंद्रशेखर आजाद पार्क कहाँ है? प्रयागराज में। और जिसका पुराना नाम था अल्फ्रेड पार्क। क्लियर? पहले इसको अल्फ्रेड पार्क कहा जाता था, अब इसका नाम चंद्रशेखर आजाद पार्क रख दिया गया है। प्रयागराज को और किन अदर नामों से जाना जाता है? अगर इसकी अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि प्रयागराज को संगम नगरी से के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुंभ मेला लगता है, इसलिए इसको कुंभ नगरी भी कहा जाता है। क्लियर? और इसको तीर्थ राज भी कहा जाता है, तीर्थ राज इसको नाम से जाना जाता है। इसे अमरूद नगरी भी कहा जाता है, अमरूद नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसको दोस्तों ईश्वर का निवास स्थान, क्लियर? प्रयागराज को ईश्वर का निवास स्थान के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों कुछ त्योहार है, जैसे कि हम महोत्सव की बात करें तो यहाँ पर त्रिवेणी महोत्सव मनाया जाता है, त्रिवेणी महोत्सव। क्लियर? त्रिवेणी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपका प्रयागराज में मनाया जाता है, इस बात को याद रखेंगे। अगर प्रयागराज का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देखें तो दोस्तों मूंज, मूंज यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। जबकि यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट की अगर हम बात करें तो लॉन टेनिस, लॉन टेनिस यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट के अंतर्गत आता है, इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों अगर हम प्रयागराज में देखें, यहाँ पर प्रयागराज में कुछ व्यक्ति, महान व्यक्ति जो हुए हैं उनके जन्म हुए हैं। जैसे कि दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए मदन मोहन मालवीय का जन्म कहाँ हुआ? प्रयागराज में हुआ है, ठीक। मोतीलाल नेहरू का जन्म कहाँ पर हुआ है? मोतीलाल नेहरू का जन्म आपका प्रयागराज में हुआ है, ये याद रखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ है? प्रयागराज में हुआ है। इंदिरा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ है? इंदिरा गांधी का जन्म भी आपका प्रयागराज में हुआ, इस बात को याद रखेंगे। बाकी यहाँ पर रामानंदाचार्य, क्लियर? रामानंदाचार्य का जन्म
कहाँ पर हुआ है? आपका प्रयागराज में हुआ। और ये रामानंदाचार्य जी ये आपके कबीर जी के गुरु हैं। ठीक, संत कबीर के गुरु हैं, ये याद रखेंगे। संत कबीर के गुरु कौन है? रामानंदाचार्य, इनका यहाँ पर जन्म हुआ है। इसके अलावा दोस्तों अमिताभ बच्चन का जन्म कहाँ पर हुआ है? अमिताभ बच्चन का जन्म भी वाराणसी में हुआ है। क्लियर? ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वाराणसी से रिलेटेड, याद रखेंगे। तो प्रश्न का आंसर क्या होगा? कर लिया है, प्रयागराज इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद, जिसे हम अटाला मस्जिद कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? दोस्तों अटाला मस्जिद जो है, आप जानते हैं कि अभी हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है। अटाला मस्जिद कहाँ पर है? अटाला मस्जिद आपका जौनपुर में, इसको याद रखेंगे। क्लियर? और इसको बनवाया किसने था? अगर हम इसकी बात करें, इसकी आधारशिला जो रखी गई है वो फिरोज शाह तुगलक द्वारा रखी गई है। ये इंपॉर्टेंट है, फिरोज शाह तुगलक। क्लियर? लेकिन इसको कंप्लीट किसने कराया, ये भी पूछा जाता है। तो कंप्लीटेड बाय, तो इसको 1408 ईस्वी में कंप्लीट कराया इब्राहिम शाह सरकी द्वारा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इब्राहिम शाह सरकी। क्लियर? देखो, इस अटाला मस्जिद की नींव रखी फिरोज शाह तुगलक ने, लेकिन इसको कंप्लीट कराया किसने? इब्राहिम शाह सरकी ने। इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? अगर हम लोग दोस्तों जौनपुर की अगर हम बात करें, जौनपुर को दोस्तों सिराज हिंद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिराज हिंद। ठीक। जौनपुर में और कौन सी मस्जिद है? एक आपकी झजरी मस्जिद, याद रखेंगे। झजरी मस्जिद कहाँ पर है? झजरी मस्जिद आपका जौनपुर में है, इस बात को याद रखेंगे। जौनपुर का अगर हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देखें तो दोस्तों ऊनी कालीन, ऊनी कालीन यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। जबकि यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट की अगर हम बात करें तो एथलेटिक्स, एथलेटिक्स यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट है। दोस्तों जौनपुर में एक नृत्य किया जाता है इंपॉर्टेंट, तो आपका चौरसिया नृत्य कहाँ मनाया जाता है, या यूं कहीं किया जाता है चौरसिया नृत्य। चौरसिया नृत्य दोस्तों जो है वो जौनपुर के लोगों द्वारा किया जाता है, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों एक आश्रम है जिसका नाम है जमदाग्नि आश्रम। तो जमदाग्नि आश्रम कहाँ पर है? जमदाग्नि आश्रम की अगर हम बात करें तो ये आपका जौनपुर में, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों जौनपुर में आपका हिंदी भवन, हिंदी भवन कहाँ है? हिंदी भवन आपका जौनपुर में, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के अंतर्गत प्रत्येक स्टार्टअप्स को अधिकतम वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में कितनी राशि प्रत्येक 5 वर्ष तक, प्रतिवर्ष 5 वर्षों तक दी जाएगी? तो यहाँ पर प्रश्न ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 लाख रुपए तक प्रतिवर्ष 5 वर्षों तक दिया जाएगा। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है? ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला की अगर हम बात करें तो ये आपका कहाँ पर है? ये आपका दोस्तों रामपुर में इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अगर दोस्तों रामपुर की अगर हम बात करें तो रामपुर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? क्योंकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पूछा जाता है, तो पैच वर्क इंपॉर्टेंट है और यूनिक है। पैच वर्क कहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है? रामपुर का यहाँ पर है। रामपुर में अगर हम बात करें, यहाँ पर दोस्तों गौर झील है। तो गौर झील कहाँ पर है? गौर झील, तो आपसे पूछा जाए गौर झील कहाँ पर है, तो आप कहेंगे कि गौर झील आपका रामपुर है। रामपुर में, रामपुर किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो रामपुर दोस्तों मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत आता है। क्लियर? मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत रामपुर आता है, इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों रामपुर में एक रजा लाइब्रेरी है। तो रजा लाइब्रेरी कहाँ पर है? रामपुर में। याद रखेंगे, रजा लाइब्रेरी कहाँ पर है? रामपुर में। यहाँ पर दोस्तों एक मंदिर है जिसका नाम है रणथोड़ा, रठौंडा मंदिर। ठीक, तो रठौंडा मंदिर कहाँ पर है? रठौंडा मंदिर आपका रामपुर में है, इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों अगर हम देखें नक्षत्र शालाओं की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मेनली या वर्तमान में 3 नक्षत्र शालाएं हैं।
जिसका नाम एक आपका है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला पूछी जाए तो आप कहाँ बताएंगे? क्लियर? इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है? ये आपका लखनऊ में है, याद रखेंगे। क्लियर? इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर है? लखनऊ में। इसके अलावा दोस्तों वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला। क्लियर? वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, ये भी प्रश्न कर चुके हैं। नक्षत्रशाला, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला आपका गोरखपुर में है, गोरखपुर में। इसके अलावा दोस्तों जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ पर है? जवाहर नक्षत्रशाला, तो जवाहर नक्षत्रशाला जो आपका प्रयागराज में है, ये अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और इसके बाद एक आपका आर्यभट्टशाला नक्षत्रशाला है। तो उत्तर प्रदेश में कितनी है? 3 नहीं, उत्तर प्रदेश में 4 नक्षत्रशालाएँ हैं। कौन-कौन सी हैं? एक आपका आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो आपका रामपुर में है। एक आपका इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर और जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज। यहाँ से दोस्तों मैचिंग में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये नक्षत्रशालाएँ चारों दे देंगे और पूछा जाएगा मैच कीजिए कौन सी नक्षत्रशाला किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो क्लियर? अब आपको देख लिया है कि कौन-सा कहाँ पर है? गलत नहीं होना चाहिए प्रश्न आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम क्या है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो सुगंधित चावल की किस्म उगाई जाती है तराई क्षेत्र में, उसका नाम है काला नमक चावल। काला नमक क्या है? एक आपका चावल है जिसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। क्लियर? और इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको दोस्तों सुगंधित काला मोती भी कहा जाता है। क्लियर? सुगंधित काला मोती, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है कि अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया? तो एक प्रश्न ये बन गया कि बड़ा इमाम बाड़ा है कहाँ? लखनऊ में। और ये किसके द्वारा बनवाया गया? ये दोस्तों आसफ उद्दौला द्वारा बनवाया गया। आसफ उद्दौला द्वारा इसको बनवाया गया। क्लियर? किसके द्वारा बनवाया गया? आसफ उद्दौला द्वारा इसको बनवाया गया। और ये कब बना था? ये दोस्तों 1785 ईस्वी में इसको बनवाया गया, इस बात को याद रखेंगे। इस बड़ा इमाम बाड़ा को भूल भुलैया भी कहा जाता है। क्लियर? भूल भुलैया, ये याद रखेंगे। इसको और किस नाम से जाना जाता है? भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आसफ उद्दौला इज अ राइट आंसर। इसके अलावा दोस्तों लखनऊ में रूमी दरवाजा भी है। रूमी दरवाजा, इस रूमी दरवाजों को किसने बनवाया? ये इसको भी आसफ उद्दौला द्वारा बनवाया गया है। दोस्तों रूमी दरवाजा की ऊंचाई पूछी जाती है तो इसकी ऊंचाई जो है 60 फीट ऊंचा ये दरवाजा है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक? और इसको तुर्किश गेटवे भी कहा जाता है। क्लियर? क्या कहा जाता है? तुर्किश गेटवे, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो किस गेटवे को तुर्किश गेटवे कहा जाता है? तो आपका रूमी दरवाजा को कहा जाता है कहाँ है? लखनऊ में, आसफ उद्दौला द्वारा बनवाया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न 19 क्या कह रहा है कि दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर दिवाली के दौरान पाय डंडा त्योहार किया जाता है। और ये जो है ये क्यों क्यों किया जाता है? ये श्री कृष्ण की लीला पर आधारित होता है। ठीक? तो पाय डंडा श्री कृष्ण की लीला पर आधारित होता है, इस बात को याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में? चंद्रप्रभा, हमने बताया था चंद्रप्रभा आपका चंदौली में। और ये आपका कब बना था? ये आपका 1957 ईस्वी में बना था। इसके एरिया की अगर हम बात करें तो ये 78 वर्ग किलोमीटर है। और ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य है, इस बात को भी याद रखेंगे। सो दोस्तों ये हमारे द्वारा किए गए 20 प्रश्न हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और इस तरह से पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।